नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, हमारे चल रहे थे नोट्स, तो मैंने 5 यानी 4 अध्याय तक मैंने करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स मैंने डाल रखे हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आज हमारा 5वां चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसके हम क्या देखेंगे दोस्तों, नोट्स देखेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं दावा ठोक कर कहता हूँ कि इस चैप्टर से यानी इन नोट्सों को आप पढ़ लीजिए, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो अपना चैप्टर है अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि क्या है दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशेषता है वो इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं धीरे धीरे से लेकर चलूंगा, लेकिन आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है अपनी कॉपी के अंदर या फिर कोई नोटबुक के अंदर। तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे से आराम से बताएंगे। क्योंकि मैं एक एक को एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं समझाने का वीडियो अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या है कि आप नोट्स अपने कॉपी के नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण एशिया में शामिल देश, यानी दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं वो आप देख सकते हैं कि प्रमुख, जैसे लास्ट में जो है वो अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8वें स्थान पर अफगानिस्तान को शामिल किया 2008 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, दक्षिण एशिया में शामिल देशों की प्रमुख समस्या ही क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रमुख 5 पॉइंट इसके दे रखे हैं। तो ये प्रमुख इनके बीच समस्या जो है, दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया में शामिल देशों की प्रमुख ये समस्या ये हैं। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से। देखो, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। देखो, पाकिस्तान में पहले सैनिक शासन था, फिर कैसे लोकतंत्र आया वो सभी इसमें समझाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या हुआ। ठीक है, पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा और मैं अच्छे से समझा दूंगा वापस। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों न रह पाए, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये प्रमुख कारण आप नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के अंदर जरूर आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये 3 प्रमुख यानी आप लिख सकते हैं कारण। इसके बाद देखो, बांग्लादेश में लोकतंत्र, किस प्रकार बांग्लादेश में लोकतंत्र जो है वो आया है। तो ये नोट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट भी दे रखा है। देखो, ये पाकिस्तान वाला ये है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो भारत जो है भारत जीता और यानी बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। बांग्लादेश ने अपना संविधान बना लिया है और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित कर दिया है। तो ये पाकिस्तान जो अपने अभी हमने देखा था, उससे अगला 5वां पॉइंट है। और ये देख सकते हैं कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र, पहले नेपाल में राजतंत्र था और किस प्रकार लोकतंत्र आया। नेपाल का राजा था ज्ञानेंद्र सिंह। देख सकते हैं कि नेपाल एक हिंदू राज्य था, कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। यहाँ की जनता तथा संवैधानिक पार्टियां उत्तरदायी शासन की मांग उठाती रही। जनता ने लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू किया और जनता के दबाव से 1990 में लोकतंत्र संविधान की मांग मान ली गई। तो इस प्रकार से बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वैसे पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक एक को तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे नोट्स दे रहा हूं मैं आपको। ये प्रमुख आंदोलन भी चले थे, जैसे देशव्यापी आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जैसे 7 दलों का गठबंधन, माओवादी लोग और समाजवादी कार्यकर्ता। नेपाल जो है वो अपना संविधान 2015 के अंदर बनाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं दोस्तों, श्रीलंका में जातीय संघर्ष तथा समस्याएं, यानी श्रीलंका में पहले जातीय संघर्ष, किस प्रकार जातीय संघर्ष था, उनके बीच क्या समस्याएं थी। देखो, श्रीलंका जो है वो आज़ाद हुआ था 1948 में। इसका पुराना नाम सिलोन है। आज़ादी के बाद सफल लोकतंत्र काई में मूल निवासी सिंगली लोग कहलाते हैं और समस्या जातीय संघर्ष के और विवाद जो है वो तमिल और सिंगली लोगों के बीच चला था। अब देख सकते हैं आगे।
आगे है दोस्तों भारत पाकिस्तान संघर्ष, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संघर्ष चला, क्या लड़ाई चली। देखो 4 युद्ध हुए थे हमारे पाकिस्तान से भारत के, यानी 4 युद्ध हैं। पाकिस्तान वालों ने 4 युद्ध लड़े हमारे से। जैसे देखो कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी आक्रमण हो गया था 1965 में, और बांग्लादेश संकट को लेकर और कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो ये हमारे 4 युद्ध हैं। और देख सकते हैं इन्होंने कब कैसे परमाणु परीक्षण का इस्तेमाल किया, परमाणु परीक्षण भी किया था इन्होंने। देखो कब कैसे किया। वैसे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, मई 1974 में। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों की पूछे कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण 1991 में किया था। पोखरण जो कि जैसलमेर में पड़ता है वहाँ किया था। तभी 1991 के अंदर ही पाकिस्तान ने किया था चगाई की पहाड़ियों में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो भारत और पाकिस्तान की सरकारें एक दूसरे पर क्या आरोप लगा सकती है, तो दोनों के बीच आरोप है। देखिए भारत वाला क्या कहते हैं, भारत वाला कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये हिंसा की रणनीति जारी करता है, ठीक है, और कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है और आतंकवादियों को तो धन हथियार प्रशिक्षण देता है। पाकिस्तान वाला कहते हैं कि भारत अपने खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को भड़काता है। यानी दोनों के जो सरकार है वो एक दूसरे पर आरोप लगाती है। तो ये मुख्य रूप से प्रमुख आप लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा सकती है। प्रमुख ये कारण दे रखे हैं, ठीक है, तो इनको नोट करना है और पूछा जा सकता है दोस्तों। हाँ, अब देखते हैं दोस्तों आगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक संधि हुई थी जल के बंटवारे को लेकर, सिंधु नदी के जल के बंटवारों को लेकर वो संधि हुई थी 1960 में, ठीक है। ये संधि किसने करवाई थी, तो याद रखना ये विश्व बैंक ने करवाई थी, विश्व बैंक ने, ठीक है। तो ये प्रमुख ध्यान रखना है। और सिंधु नदी के जल बंटवारा संधि ये 1960 में हुई, ये प्रमुख संधि। और भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति और विवाद क्या क्या है, तो ये नोट कर सकते हैं। प्रमुख क्या सहमति है, दोनों के बीच क्या विवाद चलते हैं, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच संबंध और मतभेद बताना अपना है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच क्या क्या संबंध है और क्या क्या मतभेद है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपना आगे, तो ये नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो नेपाल सोचता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है, नदी जल पन बिजली, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोनों के बीच यानी ये सहमति भी है तो विवाद भी चलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देख सकते हैं दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच विवाद तथा सहमति। अब हम देखने जा रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या क्या आपसी सहमति है और क्या क्या आपस में इनका विवाद चलता है। तो सहमति में ये तीनों नोट करने हैं और विवाद में ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका हो गया। तो दोनों के यानी ध्यान रखना कि भारत और श्रीलंका का, भारत और भूटान, भारत और नेपाल, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो भारत और भूटान के बीच प्रमुख संबंध बताइए हुए, इसमें कोई विवाद नहीं है, तो संबंध बता रखे हैं इसमें। इसके बाद भारत और मालदीव के बीच संबंध, ये प्रश्न तो पूछा गया है दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच क्या संबंध रहे हैं। तो इससे आगे देखते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, भारत और मालदीव के बीच। इसके बाद है दोस्तों सार्क दक्षेस। देखो दोस्तों मैं इस चैप्टर का अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कराऊँ तो यही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, चैप्टर के लाइक क्वेश्चन है सार्क दक्षेस। इसमें पूछा जाता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन की सार्क का पूरा नाम बताओ, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका याद रखना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। फिर पूछा जाता है इसका स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। अब देखते हैं इनके सदस्य देश जो है वो कितने क्या है। तो देख सकते हैं सदस्य देश जो है वो 8 है, प्रमुख सदस्य है। 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया 8वें नंबर पर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और सार्क जो है वो क्यों असफल हुआ, असफलता यानी क्यों असफल होता है बार बार, तो इसके पीछे जो कारण है वही लिखना है, ये प्रमुख पॉइंट आपको दे रखे हैं। इसके बाद है साप्टा। देखो साप्टा को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई साप्टा क्या है। तो ये इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता लाया गया था 2002 के अंदर, और हस्ताक्षर हुए 2004 के अंदर, लागू हुआ था 2006 में, 1 जनवरी 2006 को लागू हो गया था। और लक्ष्य इसका क्या है, तो आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है वो 2007 तक क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ये प्रमुख इसका क्या है, लक्ष्य है। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, साप्टा और दक्षेस भी हो गया, और ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।